अस्सलामुअलैकुम। हमजा फ्रॉम डार्क के प्यारे देखने वालों और सुनने वालों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपका होस्ट हमजा आपको ले चलने वाला हूं तारीख के एक ऐसे सरसराहट अंगेज, पुरअसरारियत से भरपूर और दहशतनाक जुर्म की दास्तान की तरफ, जिसने ना सिर्फ अमेरिका की नींदें हराम की बल्कि पूरी दुनिया की पुलिस और क्राइम एक्सपर्ट्स को चक्कर में डाल दिया। एक ऐसा कातिल जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा शिकारी जो अंधेरों में छुपता था, मासूमों को अपना निशाना बनाता था और फिर बड़े इत्मीनान से, बड़े फख्र से अपने किए का ऐलान करता था। जी हाँ, आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उस शख्स के कारनामों से जिसे दुनिया ज़ोडियाक किलर के नाम से जानती है। ये वो नाम है जो 60s और 70s की दहाई में कैलिफोर्निया की गलियों में खौफ की अलामत बन गया था। वो नाम जिसने पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया, मीडिया को अपनी उंगलियों पर नचाया और अपने पीछे छोड़ गया लाजवाब सवालात और एक ऐसी पहेली जो आज तक हल नहीं हो सकी। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान किस हद तक गिर सकता है और जुल्म की तारीकी कितनी गहरी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं ये दिल दहलाने वाला सफर उस वक्त से जब इस खौफनाक कहानी का पहला बाब लिखा गया। साल था 1968, सर्दी की एक रात और जगह थी कैलिफोर्निया का शहर बनीशिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रात जो होने वाला है वो आने वाले कई सालों तक एक कभी ना खत्म होने वाली दहशत की इब्तिदा साबित होगा। उम्मीद है आप इस सफर में मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं बल्कि उस खौफ की है जो उसने फैलाया, उन जिंदगियों की है जो उसने छीन ली और उन लोगों की है जो आज तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। तो चलिए देखते हैं कि ज़ोडियाक किलर ने अपनी दहशतगर्दी का आगाज कैसे किया और क्यों वो अमेरिका की तारीख का सबसे बदनाम और पुरअसरार सीरियल किलर बन गया। सोचने की बात है कि एक इंसान जो हमारी तरह ही दिखता होगा, चलता फिरता होगा, वो कैसे इतना बेरहम हो सकता है कि मासूम लोगों को अपनी हवस का निशाना बनाए और फिर उनके कत्ल पर फख्र महसूस करे। ये सवाल आज भी जहन में गूंजता है जब हम ज़ोडियाक किलर की बात करते हैं। क्या वो कोई पागल था, कोई जहनी मरीज था, या फिर वो इंतहाई ज़हीन और शातिर मुजरिम था जो कानून के रखवालों से एक कदम आगे रहना चाहता था? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिल सके, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं उन कड़ियों को जोड़ने की जो ज़ोडियाक ने अपने पीछे छोड़ी हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस रात की तरफ जा रहे हैं जब इस खूनी खेल का पहला पॉन गिराया गया। वो रात जब दो नौजवान मोहब्बत करने वालों को ये नहीं मालूम था कि उनकी जिंदगी की शाम होने वाली है और उनका कातिल ज़ोडियाक अपने खूनी सफर का आगाज करने वाला है। ये वो वक्त था जब अमेरिका में फ्लावर पावर और अमन की बातें हो रही थीं, लेकिन उसी सरजमीन पर एक ऐसा शख्स भी था जिसके दिल में नफरत और कत्ल की आग जल रही थी। उसने अपनी पहली दहशतनाक कार्रवाई के लिए चुना लेक हरमन रोड को, बनीशिया शहर के करीब। ये एक सुनसान इलाका था जहां लोग अक्सर तन्हाई में वक्त गुजारने या रोमांटिक डेट्स के लिए आते थे, लेकिन उस रात ये जगह एक क्राइम सीन में तब्दील होने वाली थी। उस रात डेविड आर्थर फैराडे, जो सिर्फ 17 साल का था, और बेटी लू जेनसन, जो 16 साल की थी, अपनी पहली डेट पर निकले थे। उनके ख्वाब थे, उनकी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनकी ये डेट उनकी जिंदगी की आखिरी डेट साबित होगी। रात के तकरीबन 10:15 हो रहे थे जब वो लेक हरमन रोड पर एक मशकूक लवर्स लेन पर अपनी गाड़ी में बैठे थे। शायद वो अपने मुस्तकबिल के सपने देख रहे हों या बस एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हों, जब उन पर वो कयामत टूटी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक और गाड़ी उनके पास आकर रुकी। अंधेरे में उन्हें शायद ये समझ न आया हो कि कौन है और क्या चाहता है। फिर उस गाड़ी से एक शख्स निकला और उसने सीधा उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। डेविड फैराडे को सर में गोली लगी और वो फौरन ही दम तोड़ गया। बेटी लू जेनसन ने घबराहट में गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन कातिल उससे भी ज्यादा तेज और बेरहम था। उसने बेटी लू का पीछा किया और उसकी पीठ में 5 गोलियां मारकर उसे भी कत्ल कर दिया। 2 मासूम जानें बिना किसी वजह के एक नामालूम शख्स की नफरत की भेंट चढ़ गईं। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो मंजर इंतहाई खौफनाक था। डेविड अपनी गाड़ी में खून में लथपथ पड़ा था और बेटी लू की लाश गाड़ी से कुछ फासले पर मिली। शुरुआती तहकीकात में पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा, कोई गवाह नहीं था, कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। बस 2 लाशें थीं और एक नामालूम कातिल जो रात की तारीकी में कहीं गायब हो चुका था। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है।
ये उस सिलसिलेवार कातिल का पहला वार था जो आने वाले वक्त में पूरे कैलिफोर्निया को दहशत में मुब्तला करने वाला था। पुलिस ने इस केस को डबल होमिसाइड के तौर पर रजिस्टर किया और तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना किसी आम मुजरिम से नहीं बल्कि एक ऐसे शातिर दिमाग से होने वाला है जो उन्हें बरसों तक उलझाए रखेगा। वो कातिल जिसे बाद में दुनिया ने ज़ोडियाक के नाम से जाना अभी खामोश था, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उसने अपने पहले कत्ल के बाद कोई निशानी नहीं छोड़ी थी, कोई पैगाम नहीं भेजा था। शायद वो देखना चाहता था कि पुलिस क्या करती है, मीडिया इस खबर को कैसे कवर करता है, या शायद वो अपने इस काम से लुत्फ उठा रहा था, अपनी ताकत का एहसास कर रहा था। ये वो दौर था जब फोरेंसिक साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी जितनी आज है। डीएनए का कॉन्सेप्ट अभी इतना आम नहीं हुआ था और पुलिस को अक्सर शाहिदों और मौकाए वारदात से मिलने वाले सबूतों पर ही इन्हिसार करना पड़ता था। ज़ोडियाक ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। उसने अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब किया जहां गवाह मिलने का इम्कान कम से कम हो, और वक्त भी ऐसा चुना जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे हों। बेनेशिया पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा केस था। उन पर दबाव था कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए, लेकिन उनके पास लीड्स की कमी थी। उन्होंने आसपास के इलाकों में पुश्तपनाही की, लोगों से पूछगछ की, लेकिन कोई अहम ब्रेक थ्रू नहीं मिला। महीने गुजरते गए और डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन का कत्ल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनता चला गया। लोग धीरे धीरे इस वाक़े को भूलने लगे थे, ये सोचकर कि शायद ये एक अलग थलग वाक़या था, किसी अनजान दुश्मनी का नतीजा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ज़ोडियाक अभी सोया नहीं है। वो इंतजार कर रहा था सही वक्त का, सही मौके का, अपनी दहशत का अगला चैप्टर लिखने के लिए। और जब उसने दोबारा वार किया तो उसने साबित कर दिया कि वो कोई मामूली कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जिसके इरादे इंतहाई खतरनाक हैं। पहली वारदात को अब तकरीबन 6.5 महीने गुजर चुके थे। बेनेशिया में लेक हर्मन रोड पर हुए डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन के कत्ल की गूंज अब कुछ मध्यम पड़ चुकी थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस मशगूल हो गए थे, ये समझते हुए कि शायद वो एक इत्तेफाकिया हादसा था, एक ऐसा जुर्म जिसका कातिल शायद कभी पकड़ा न जा सके। लेकिन उनकी ये खुशफहमी जल्द ही टूटने वाली थी। ज़ोडियाक, जैसा कि हम उसे अब जानते हैं, खामोशी से अपनी अगली चाल की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसने अपने शिकार के लिए एक और ऐसी ही रात और एक और ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां नौजवान जोड़े तन्हाई के लम्हात तलाश करते थे। तारीख थी 4 जुलाई 1969, अमेरिका का योम आज़ादी। जिस दिन पूरा मुल्क जश्न मना रहा था, उस दिन ज़ोडियाक अपनी दहशत का दूसरा कारनामा अंजाम देने की तैयारी में था। जगह थी वलेहो शहर का ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क, जो बेनेशिया से ज्यादा दूर नहीं। ये पार्क भी अपनी सुनसान जगहों और लवर्स लेन्स के लिए मशहूर था। उस रात 22 साला डार्लिन फेरिन, जो एक वेट्रेस थी, अपने एक दोस्त 19 साला माइकल मगाओ के साथ पार्क में अपनी कार में बैठी थी। डार्लिन शादीशुदा थी, लेकिन उसकी माइकल से दोस्ती थी। रात के तकरीबन 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। वो दोनों अपनी बातों में मशगूल थे, मुस्तकबिल के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, या शायद इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, या डार्लिन के केस में खत्म होने वाली है। अचानक एक और कार उनकी कार के पास आकर रुकी, बिल्कुल उसी तरह जैसे फैराडे और जेनसन के साथ हुआ था। शुरू में माइकल और डार्लिन ने सोचा कि शायद पुलिस पेट्रोल है या कोई और पार्क गोअर, लेकिन फिर उस कार की लाइट्स बुझ गईं और वो थोड़ा आगे जाकर रुक गई। कुछ मिनट बाद वो कार दोबारा उनके करीब आई और इस बार उनके बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। माइकल और डार्लिन अब कुछ परेशान हुए। उन्होंने अपनी कार के दरवाजे लॉक कर लिए। फिर उस कार से एक शख्स निकला। उसके हाथ में एक फ्लैशलाइट और एक हैंडगन था। वो डार्लिन की तरफ आया, जो ड्राइवर सीट पर थी, और फ्लैशलाइट सीधा उनकी आंखों में मारी, शायद उन्हें अंधा करने के लिए। डार्लिन और माइकल ने सोचा कि शायद वो पुलिस ऑफिसर है और वो उनसे कोई पूछगछ करना चाहता है। माइकल ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए वॉलेट में हाथ डाला, लेकिन अगले ही लम्हे उस शख्स ने बिना कोई लफ्ज कहे उन पर गोलियों की बरसात कर दी। उसने डार्लिन को कई गोलियां मारी और माइकल को भी गर्दन, सीने और पीठ में शदीद जख्मी कर दिया। ये हमला इतना अचानक और इतना वहशियाना था कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला।
गोलियां चलाने के बाद वो शख्स इत्मीनान से अपनी कार की तरफ पलटा और वहां से रवाना हो गया। माइकल शदीद जख्मी होने के बावजूद किसी तरह होश में रहा। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने डार्लीन को देखा जो खून में लथपथ थी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। उस शख्स के जाने के कुछ ही देर बाद माइकल को लगा कि वो वापस आ रहा है और उसका अंदाजा सही निकला। कातिल वापस आया, शायद ये देखने के लिए कि उसका काम पूरा हुआ या नहीं। उसने दोबारा उन दोनों पर गोलियां चलाईं। माइकल ने मरने की एक्टिंग की ताकि कातिल उसे छोड़कर चला जाए। उसका ये दांव काम कर गया। कातिल कुछ देर वहां रुका और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। माइकल ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि किसी को उनकी मदद के लिए बुला सके। कुछ ही देर में कुछ और लोग जो पार्क में मौजूद थे हॉर्न की आवाज सुनकर वहां पहुंचे और पुलिस को इत्तला दे दी। जब पुलिस और पैरामेडिक्स मौका वारदात पर पहुंचे तो मंजर इंतहाई दिलखराश था। डार्लिन फेरिन और माइकल मैजो दोनों बुरी तरह जख्मी थे। उन्हें फौरन करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डार्लिन फेरिन जख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ गई। माइकल मैजो खुशकिस्मती से बच गया। वो इस हमले का वाहिद चश्मदीद गवाह था जो ज़ोडियाक के किसी हमले में जिंदा बचा था और कातिल का चेहरा देख सका था, अगरचे अंधेरे और फ्लैशलाइट की वजह से वो ज्यादा वाज़े तौर पर नहीं देख पाया। उसने पुलिस को कातिल का जो हुलिया बताया वो ये था कि वो एक गोरा आदमी था, तकरीबन 5 फुट 8 इंच लंबा, भारी जिस्म का, और उसके बाल हल्के रंग के और घुंघराले थे। लेकिन ये इतनी मुकम्मल डिटेल नहीं थी कि पुलिस आसानी से कातिल तक पहुंच सकती। लेकिन ज़ोडियाक का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने इस बार सिर्फ कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसने एक और कदम आगे बढ़ाया था। उसने अपनी पहचान और अपने मकासद को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया था। करीबन 40 मिनट बाद तकरीबन रात 12:40 पर वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट के फोन की घंटी बजी। ड्यूटी पर मौजूद डिस्पैचर नैन्सी स्लोवर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और मोनोटोनस आवाज में एक शख्स बोल रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कत्ल की रिपोर्ट करना चाहता हूं। अगर तुम ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में कोलंबस पार्कवे की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक कार में बच्चे मिलेंगे। उन्हें 9 mm ल्यूगर से मारा गया है। मैंने पिछले साल उन बच्चों को भी मारा था। गुड बाय। ये कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कातिल था। उसने न सिर्फ डार्लिन फेरिन के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि पिछले साल लेक हरमन रोड पर हुए डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन के कत्ल का भी इकरार किया। ये पहली बार था कि उसने अपने दोनों जुराइम को एक साथ जोड़ा था, और ये पहली बार था कि उसने ज़ोडियाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये वाज़े था कि वो कौन है। नैन्सी स्लोवर, जिसने ये कॉल रिसीव की थी, बाद में बताएगी कि कातिल की आवाज ऐसी थी जैसे वो कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो, बिल्कुल बेजज्बात और रोबोट जैसी। ये कॉल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराख था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी परेशानी भी। अब उन्हें ये तो मालूम हो गया था कि ये दोनों कत्ल एक ही शख्स ने किए हैं, और वो शख्स बेखौफ और बेरहम है। लेकिन वो कौन है और उसका मकसद क्या है, ये अभी तक एक राज था। वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट ने फौरन बेनिशिया पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता किया और उन्हें इस नई डेवलपमेंट से आगाह किया। दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर तहकीकात को आगे बढ़ाने का फैसला किया। माइकल मैजो, जो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था, पुलिस के लिए सबसे अहम गवाह बन गया। उससे कातिल के हुलिये और उसकी गाड़ी के बारे में जितनी भी मालूमात मिल सकती थीं, पुलिस ने हासिल करने की कोशिश की। माइकल ने बताया कि कातिल की गाड़ी शायद शेवरलेट कॉरवेयर या फोर्ड फैल्कन जैसी थी और उसका रंग गहरा था, लेकिन ये मालूमात भी इतनी आम थीं कि उनसे किसी खास शख्स तक पहुंचना मुश्किल था। इस हमले ने पूरे वलेहो शहर में खौफ व हिरास फैला दिया। लोग दहशतज़दा थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये शख्स जो बेगुनाह नौजवानों को अपना निशाना बना रहा है। अखबारात और टीवी चैनल्स पर इस खबर को नुमाया जगह दी गई। हर तरफ इसी बात का चर्चा था, और ज़ोडियाक शायद ये सब देखकर, ये सब सुनकर अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। वो लोगों को डराना चाहता था, वो पुलिस को चैलेंज करना चाहता था, और वो मीडिया की अटेंशन चाहता था, और उसे ये सब मिल रहा था। लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। उसके जहन में अभी और भी खतरनाक मंसूबे पल रहे थे। वो अब सिर्फ कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि वो कितना ज़हीन और क्रिएटिव है। वो अब अपने नए नाम, अपनी नई पहचान के साथ सामने आने वाला था। वो पहचान जिसने उसे तारीख के सबसे पुरअसरार कातिलों में से एक बना दिया। और इस पहचान का आगाज हुआ
उन खतूत से जो उसने कैलिफोर्निया के बड़े अखबारात को भेजे। वो खतूत जिन्होंने इस केस को एक नया मोड़ दिया और पुलिस के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। उन खतूत में छुपे थे वो राज, वो पैगामात और वो साइफर्स जिन्होंने दुनिया भर के कोड ब्रेकर्स को भी चक्कर में डाल दिया। ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में डार्लिन फेरन के कत्ल और माइकल मैजो पर कातिलाना हमले को अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे। वलेहो और आसपास के इलाकों में खौफ की फिजा तारी थी। पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही थी। उनके पास कातिल का एक नामुकम्मल सा हुलिया था, एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी और 2 जुराइम के क्राइम सीन्स थे। लेकिन कातिल कौन था, कहाँ था और उसका अगला कदम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। और फिर हुआ जिसने इस केस को एक बिल्कुल नई और ज्यादा पेचीदा समत में मोड़ दिया। 31 जुलाई 1969 को कैलिफोर्निया के 3 बड़े अखबारात सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वलेहो टाइम्स हेरल्ड को एक जैसा खत मिला। ये खतूत हाथ से लिखे गए थे और उन पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। इन खतूत ने पुलिस और अवाम में एक नई सनसनी फैला दी, क्योंकि ये खतूत किसी और ने नहीं बल्कि खुद कातिल ने भेजे थे। ये उसका पहला आमना सामना था मीडिया के साथ और उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। हर खत में करीबन एक जैसा मजमून था। कातिल ने न सिर्फ लेक हरमन रोड और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के कत्लों की तफसीलात फराहम की, ऐसी तफसीलात जो सिर्फ कातिल या पुलिस को ही मालूम हो सकती थीं, बल्कि उसने अपने आप को एक नया नाम भी दिया। उसने अपने खतूत पर एक क्रॉस हेयर जैसा निशान बनाया हुआ था, एक दायरे के अंदर क्रॉस का निशान। ये निशान आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाला था और उसने अपने खतूत में वाज़े तौर पर लिखा था, दिस इज द ज़ोडियाक स्पीकिंग, यानी ये ज़ोडियाक बोल रहा है। ये पहली बार था कि उसने ज़ोडियाक का लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसने अपने इस नए नाम से दुनिया को मुतारिफ कराया था। इन खतूत में उसने पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो उसके भेजे हुए कोडेड मैसेजेस को फ्रंट पेज पर पब्लिश नहीं करेंगे तो वो मजीद कत्ल करेगा। उसने धमकी दी कि वो पूरा वीकेंड लोगों को मारता रहेगा। ये एक सीधी सीधी धमकी थी, एक अल्टीमेटम था। कातिल अब सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा था, बल्कि वो मीडिया के जरिए अपनी दहशत को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहता था। और उसके इस दाव में सबसे अहम चीज थी वो कोडेड मैसेज, वो साइफर जो उसने हर खत के साथ अटैच किया था। हर तीनों खतूत के साथ एक अलग हिस्सा था, एक बड़े 408 कैरेक्टर क्रिप्टोग्राम का। ये एक अजीबो गरीब किस्म का कोड था जिसमें मुख्तलिफ निशानात और हरूफ इस्तेमाल किए गए थे। कातिल का कहना था कि इस साइफर में उसकी असल शनाख्त छुपी हुई है। इमेजिन करें उस वक्त की सूरत हाल। एक तरफ पुलिस एक नादीदा दुश्मन से लड़ रही है और दूसरी तरफ वो दुश्मन खुलेआम मीडिया के जरिए धमकियां दे रहा है और पहेलियां बुझवा रहा है। अखबारात के एडिटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। क्या वो एक कातिल की धमकी के आगे झुक जाएं और उसके मैसेजेस को पब्लिश करें, या वो पुलिस की हिदायत का इंतजार करें? अगर वो पब्लिश करते हैं तो क्या वो कातिल को मजीद शेह नहीं देंगे, और अगर वो पब्लिश नहीं करते तो क्या वो मजीद बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार होंगे? ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल थी। अखबारात ने पुलिस से मशवरा किया। पुलिस ने भी ये महसूस किया कि कातिल की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर वो वाकई मजीद कत्ल करने पर तुला हुआ है तो उसके मैसेज को पब्लिश करना शायद बेहतर हो। कम से कम इससे वक्त मिल जाएगा और शायद साइफर को डिकोड करने में कोई मदद मिल सके। लिहाजा बहुत सोच विचार के बाद अखबारात ने उस 408 कैरेक्टर साइफर को, उसके तीनों हिस्सों को अपने फ्रंट पेजेस पर पब्लिश कर दिया, साथ ही कातिल के खत का खुलासा भी। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे कैलिफोर्निया और फिर पूरे अमेरिका में लोगों की जुबान पर सिर्फ ज़ोडियाक किलर का नाम था और उसके भेजे हुए साइफर का चर्चा था। हर कोई उस साइफर को देख रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एमेच्योर स्लूथ्स, क्रिप्टोग्राफी के शौकीन, यहाँ तक कि आम लोग भी इस पहेली को हल करने की कोशिश में लग गए। FBI और NSA जैसी बड़ी एजेंसीज के कोड ब्रेकर्स भी इस साइफर पर काम करने लगे। ये ज़ोडियाक की पहली बड़ी कामयाबी थी। उसने न सिर्फ अपने आप को एक नाम दिया था, बल्कि उसने पूरे मुल्क को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। वो अब सिर्फ एक कातिल नहीं था, बल्कि एक सेलिब्रिटी क्रिमिनल बन गया था जिसकी हर हरकत पर लोगों की नजर थी। कातिल ने अपने खतूत में ये भी लिखा था कि उसे कत्ल करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये इंसानों का शिकार करने से भी ज्यादा मजा देता है। उसने ये भी कहा कि वो मरने के बाद जन्नत में जाए था और जिन लोगों को उसने कत्ल किया है वो वहाँ उसके गुलाम बनेंगे। ये बातें उसकी बेरहम ज़हनियत और उसकी ट्विस्टेड आइडियोलॉजी की अक्कासी करती थीं। उसका ये कहना कि कत्ल करना एक गेम है, उसके लिए शिकार की तरह है, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस अब 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। एक तरफ उन्हें कातिल को तलाश करना था और दूसरी तरफ उन्हें उसके भेजे हुए साइफर को डिकोड करना था। साइफर को डिकोड करना इंतहाई जरूरी था, क्योंकि कातिल ने दावा किया था कि उसमें उसकी शनाख्त छुपी है।
अगर वो साइफर टूट जाता तो शायद कातिल तक पहुंचना आसान हो जाता। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस साइफर पर अपने दिमाग लड़ा रहे थे। ये कोई आसान काम नहीं था। साइफर में अजीबोगरीब सिंबल्स इस्तेमाल किए गए थे और उनका पैटर्न समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक हाई स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डन और उनकी बीवी बेटी हार्डन, जो सलीनास कैलिफोर्निया में रहते थे, इस साइफर को डिकोड करने में कामयाब हो गए। उन्होंने 8 अगस्त 1969 को यानी साइफर के पब्लिश होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद इसका हल निकाल लिया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। पूरी दुनिया ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर इस साइफर में क्या लिखा है। जब साइफर का टेक्स्ट सामने आया तो उसने लोगों को और भी ज्यादा हैरान और परेशान कर दिया। साइफर में कातिल की शनाख्त तो नहीं थी जैसा कि उसने दावा किया था, बल्कि उसमें उसकी वही बेहुदा और डरावनी बातें थीं। उसने लिखा था, I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and they I killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collection of slaves for my afterlife. Eber Methapeti. आखिरी 18 हरूफ एबर मेथापेटी आज तक डिकोड नहीं हो सके हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद कोई और कोड या फिलर टेक्स्ट है। इस मैसेज ने पुलिस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्हें लगा था कि साइफर से कातिल का नाम या कोई अहम सुराग मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कातिल ने उन्हें एक और बार बेवकूफ बना दिया था। उसने ये भी वाज़ेह कर दिया था कि वो अपना नाम नहीं बताएगा ताकि लोग उसे स्लेव्स जमा करने से रोक ना सकें। ये स्लेव्स फॉर आफ्टरलाइफ वाली बात ज़ोडियाक के लेटर्स में बार बार आती है, जो उसकी डिस्टर्ब्ड मानसिकता को जाहिर करती है। लेकिन इस साइफर के डीकोड होने से एक फायदा जरूर हुआ। इससे ये साबित हो गया कि ज़ोडियाक वाकई एक ज़हीन शख्स है जो कॉम्प्लेक्स कोड्स बना सकता है, और इससे उसकी प्रोफाइल बनाने में मदद मिली। एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि वो शायद कोई ऐसा शख्स है जिसे कोड्स और साइफर्स में दिलचस्पी है। शायद उसने इसकी तालीम हासिल की हो या वो मिलिट्री में रहा हो जहां कोड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। लेकिन ये सब अभी तक कियास आराइयां ही थीं। ज़ोडियाक अभी भी आजाद था और वो अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार था। उसने देख लिया था कि उसके लेटर्स और साइफर्स कितना असर डाल रहे हैं। उसने देख लिया था कि वो पुलिस और मीडिया को अपनी मर्जी से नचा सकता है, और अब वो इस खेल को और भी खतरनाक बनाने वाला था। उसका अगला हमला, जो इस हमले के 2 महीने बाद हुआ, और भी ज्यादा वहशियाना और हैरान कुन था। उसने इस बार ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि मौका वारदात पर अपने हाथों से एक निशानी भी छोड़ी ताकि किसी को कोई शक न रहे कि ये काम उसी का है। वो अब अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को मजबूत कर रहा था, और हर गुजरते दिन के साथ वो और भी ज्यादा बेबाक और खतरनाक होता जा रहा था। साइफर के डीकोड होने के बाद भी ज़ोडियाक का खौफ कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। उसने देख लिया था कि उसके भेजे हुए कोड्स और लेटर्स लोगों में कितनी दहशत और क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। अब वो सिर्फ खतूत और फोन कॉल्स तक महदूद नहीं रहना चाहता था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो कितना क्रिएटिव और डेयरिंग हो सकता है अपने जुराइम में। उसका अगला निशाना और उसके जुर्म का तरीका इस बात का सबूत था कि वो वाकई एक अलग ही किस्म का कातिल था। तारीख थी 27 सितंबर 1969। डार्लिन फेरन के कत्ल को अब तक तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। मकाम था लेक बेरियसा, नापा काउंटी में। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सीनिक जगह है जहां लोग अक्सर पिकनिक मनाने, बोटिंग करने और आराम करने आते हैं। उस दिन 2 कॉलेज स्टूडेंट्स 20 साला ब्रायन कैल्विन हार्टनेल और 22 साला सिसिलिया एन शेपर्ड झील के किनारे एक छोटे से जजीरे पर आराम कर रहे थे। वो अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेकर कुछ वक्त साथ गुजारने आए थे। उन्होंने अपनी कार को झील के पास पार्क किया था और फिर एक ब्लैंकेट बिछाकर सुकून से लेट गए थे। दोपहर का वक्त था और आसपास और भी लोग मौजूद थे, लेकिन ये जोड़ा थोड़ी तन्हाई में था। उन्हें क्या खबर थी कि उनकी ये पुरसुकून दोपहर उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक दोपहर में तब्दील होने वाली है। जब वो आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स उनकी तरफ आ रहा है। शुरू में उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सोचा शायद कोई और विजिटर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो शख्स करीब आता गया
उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उस शख्स ने एक बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का लिबास पहना हुआ था। उसने अपने सर पर एक काला एग्जीक्यूशनर स्टाइल का हुड पहना हुआ था, जिस पर वही ज़ोडियाक का क्रॉस हेयर सिंबल बना हुआ था। उस हुड में आंखों के लिए सुराख थे और उन सुराखों पर उसने सनग्लासेस लगा रखे थे। उसके सीने पर भी एक बिब जैसा कपड़ा था, जिस पर भी वही ज़ोडियाक सिंबल था। उसने एक गन भी अपने पास रखी हुई थी, जो वो नुमाया कर रहा था। ये मंजर देखकर ही ब्रायन और सिसिलिया के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो शख्स उनके पास आया और उनसे बात करने लगा। उसकी आवाज बहुत ही कंट्रोल्ड और धीमी थी। उसने उन्हें बताया कि वो एक जेल से भागा हुआ मुजरिम है और उसने एक गार्ड को कत्ल कर दिया है। उसने कहा कि उसे उनकी कार और पैसे चाहिए ताकि वो मेक्सिको भाग सके। ब्रायन ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे आराम से समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें कुछ न कहें, वो उसकी हर बात मान लेंगे। उसने अपनी कार की चाबियां और वॉलेट उस शख्स के हवाले कर दिया, लेकिन उस शख्स के इरादे कुछ और ही थे। उसने सिसिलिया को कहा कि वो ब्रायन को रस्सी से बांध दे। सिसिलिया ने डरते डरते ऐसा ही किया। फिर उस शख्स ने कहा कि वो सिसिलिया को बांधे। इसके बाद वो शख्स उनके पास आया और चेक किया कि रस्सियां सही से बंधी हैं या नहीं, और फिर उसने अपने पास से एक लंबा खंजरनुमा चाकू निकाला। ब्रायन और सिसिलिया की सांसें रुक गईं। उन्हें अब समझ आ गया था कि ये शख्स सिर्फ उन्हें लूटने नहीं आया, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उस शख्स ने पहले ब्रायन पर हमला किया। उसने ब्रायन की पीठ में कई बार चाकू मारा। ब्रायन दर्द से तड़प उठा। फिर उस शख्स ने सिसिलिया पर हमला किया। उसने सिसिलिया को भी बेदर्दी से चाकू के कई वार किए। ये एक इंतहाई वहशियाना और दिल दहलाने वाला हमला था। दोनों जमीन पर खून में लथपथ पड़े थे, दर्द से कराह रहे थे। कातिल अपना काम करने के बाद इत्मीनान से वहां से चला गया, लेकिन वो जाने से पहले एक और काम करना नहीं भूला। उसने ब्रायन की कार के दरवाजे पर अपने उसी क्रॉस हेयर सिंबल के साथ कुछ लिखा। उसने लिखा, वैलेहो 12-20-68 7469 सब्त 27 630 बाय नाइफ। यानी उसने अपने पिछले दोनों जुराइम की तारीखें, फैराडे जेनसन और फेरिन मगाओ के कत्ल, और आज की तारीख और वक्त लिखा, और साथ में ये भी बताया कि ये हमला चाकू से किया गया है। ये उसका सिग्नेचर था। उसका ऐलान था कि ये काम भी उसी का है। इस शख्स ने ना सिर्फ उन्हें जख्मी किया, बल्कि उन्हें जलील भी किया, उन्हें डराया, धमकाया और उन पर अपनी पावर का मुजाहिरा किया। ब्रायन हार्टनेल इतने शदीद जख्मी होने के बावजूद किसी न किसी तरह होश में रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी। जब उसे लगा कि कातिल चला गया है, तो उसने चीखना शुरू कर दिया, मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से आसपास कुछ मछेरे थे जिन्होंने उसकी चीखें सुन लीं। वो फौरन उसकी मदद को पहुंचे। उन्होंने जब ब्रायन और सिसिलिया को इस हालत में देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। पैरामेडिक्स ने आकर उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। ब्रायन हार्टनेल की जान बच गई, लेकिन वो बहुत बुरी तरह जख्मी था। उसके जिस्म पर चाकू के 6 वार थे। लेकिन अफसोस, सिसिलिया शेपर्ड इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वो 2 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही, लेकिन फिर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। ज़ोडियाक ने एक और बेगुनाह जान ले ली थी। ये हमला ज़ोडियाक के पिछले हमलों से बहुत मुख्तलिफ था। पहले 2 हमलों में उसने गन का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसने चाकू का इस्तेमाल किया। इससे ये जाहिर होता था कि वो अपने तरीके वारदात को बदल रहा है, शायद पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए या शायद अपने जुर्म से ज़्यादा थ्रिल हासिल करने के लिए। चाकू से हमला करना गन से हमला करने से कहीं ज़्यादा पर्सनल और वहशियाना होता है। कातिल को अपने विक्टिम के बहुत करीब जाना पड़ता है। इस हमले ने पुलिस को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। अब उनके पास एक और क्राइम सीन था, एक और विक्टिम था और एक ऐसा कातिल था जो हर बार अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा था। ब्रायन हार्टनेल, जो इस हमले में जिंदा बच गया था, पुलिस के लिए एक बहुत अहम गवाह था। उसने कातिल को बहुत करीब से देखा था, अगरचे कातिल ने हुड पहना हुआ था। उसने कातिल की आवाज़ सुनी थी, उसके जिस्म की बनावट देखी थी। उसने पुलिस को जो तफसीलात फरहम की, वो माइकल मजाहो की तफसीलात से कुछ मिलती जुलती थीं। उसने बताया कि कातिल का कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच से 6 फुट तक था। वो भारी जिस्म का था और उसकी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल फ्लैट। उसने ये भी बताया कि कातिल बहुत मेथोडिकल और काम था, जैसे उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है।
उसने जो हुड पहना हुआ था वो भी पुलिस के लिए एक अहम सुराग था। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कातिल शायद अपने आप को किसी खास कैरेक्टर या रोल में इमेजिन करता है। ये उसकी फैंटेसी लाइफ का हिस्सा हो सकता है। लेक बैरेसिया हमले के कुछ ही देर बाद नापा पुलिस डिपार्टमेंट को एक फ़ोन कॉल आई। ये कॉल एक पब्लिक फ़ोन बूथ से की गई थी। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं वो शख्स हूँ जिसने उन बच्चों को लेक बैरेसिया में मारा है। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने वलीहू में भी उन बच्चों को मारा था। फिर उसने पुलिस को ब्रायन हार्टनेल की कार की लोकेशन बताई और कहा कि उसने वहां अपना निशान छोड़ दिया है। ये कॉल भी ज़ोडिएक ने ही की थी। वो अपनी वारदात की क्रेडिट लेना चाहता था। वो ये यकीनी बनाना चाहता था कि सबको पता चले कि ये उसी का काम है। उसने इस बार भी पुलिस को फ़ोन करके उनका मजाक उड़ाया। इस वाक़ये ने ज़ोडिएक किलर के खौफ को और भी गहरा कर दिया। अब वो सिर्फ रात के अंधेरे में वार नहीं कर रहा था, बल्कि दिन दहाड़े भी जुर्म करने से नहीं डर रहा था। वो ऐसी जगहों को निशाना बना रहा था जहां लोग आराम और तफरी के लिए जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी महफूज नहीं था। कोई भी कहीं भी ज़ोडिएक का अगला शिकार बन सकता था। मीडिया में इस हमले की खबरें आग की तरह फैल गईं। ज़ोडिएक का वो अजीबो-गरीब हुड वाला कॉस्ट्यूम, उसकी वहशत और उसका पुलिस को बार-बार चैलेंज करना, ये सब बातें लोगों के जहनों पर हावी हो गईं। लेक बैरियासा की वहशतनाक वारदात के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ज़ोडिएक ने एक बार फिर सैन फ्रांसिस्को शहर को दहशतज़दा कर दिया। इस बार उसका निशाना एक आम शहरी था, एक टैक्सी ड्राइवर जो अपनी रोजी रोटी के लिए रात में मेहनत कर रहा था। तारीख थी 11 अक्टूबर 1969। पॉल स्टाइन, एक 29 साला टैक्सी ड्राइवर, सैन फ्रांसिस्को के थिएटर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कैब चला रहा था जब एक शख्स उसकी कैब में सवार हुआ। उस शख्स ने प्रेसिडियो हाइट्स के इलाके में वॉशिंगटन और मेपल स्ट्रीट्स के कॉर्नर पर जाने को कहा। ये एक अमीर और पॉश इलाका था। जब कैब अपनी मंजिल पर पहुंची तो उस शख्स ने पॉल स्टाइन के सर में गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया। ये कत्ल बिल्कुल बेरहमाना और बिला वजह था। लेकिन ज़ोडिएक का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। कत्ल करने के बाद उसने पॉल स्टाइन की वॉलेट और कार की चाबियां ले लीं और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने पुलिस को और भी हैरान कर दिया। उसने पॉल स्टाइन की खून आलूद शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ लिया। शायद वो इसे सुवेनियर के तौर पर अपने पास रखना चाहता था, या शायद वो इसे बाद में पुलिस को भेजने का इरादा रखता था, अपनी कामयाबी के सबूत के तौर पर। इस कत्ल की इत्तला फौरन पुलिस को मिल गई। हुआ यूं कि आसपास के घरों में रहने वाले कुछ बच्चों ने ये मंजर अपनी खिड़कियों से देखा था। उन्होंने एक शख्स को टैक्सी ड्राइवर पर हमला करते और फिर कैब में कुछ करते हुए देखा था। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस डिस्पैचर ने पेट्रोल कार्स को इत्तला दी और कातिल का हुलिया बताया। एक गोरा आदमी, भारी जिस्म का, डार्क कपड़े पहने हुए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसने शायद ज़ोडिएक को पकड़ने का एक सुनहरा मौका ज़ाया कर दिया। डिस्पैचर ने गलती से ये इत्तला दी कि सस्पेक्ट एक नीग्रो मेल एडल्ट है, यानी एक सियाही फार्म आदमी। जब पुलिस ऑफिसर्स डॉन फॉक और एरिक जेम्स इलाके में पहुंचे तो उन्होंने एक गोरे आदमी को साइडवॉक पर इत्मीनान से चलते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा है। उस आदमी ने कहा कि उसने एक शख्स को गन के साथ भागते हुए देखा है। क्योंकि पुलिस को सियाही फार्म सस्पेक्ट की तलाश थी, इसलिए उन्होंने इस गोरे आदमी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसे जाने दिया। बाद में जब हुलिया दुरुस्त किया गया तो ऑफिसर फॉक को एहसास हुआ कि जिस शख्स को उन्होंने जाने दिया था वही शायद ज़ोडिएक था। ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। अगर उस वक्त हुलिया सही होता तो शायद ज़ोडिएक उसी रात पकड़ा जाता और ये खौफनाक सिलसिला वहीं रुक जाता। पॉल स्टाइन के कत्ल के 2 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को ज़ोडिएक का एक और खत मिला। इस खत के साथ पॉल स्टाइन की खून आलूद शर्ट का वही टुकड़ा भी था जो उसने कत्ल के वक्त फाड़ा था। ये एक और सबूत था कि पॉल स्टाइन का कातिल भी ज़ोडिएक ही है। इस खत में ज़ोडिएक ने पुलिस का मजाक उड़ाया था कि वो कितनी नाअहल है कि उसे पकड़ नहीं सकी। उसने ये भी लिखा कि उसने स्कूल बसों पर हमला करने का मंसूबा बनाया है और वो छोटे बच्चों को गोली मार देगा जब वो बस से उतरेंगे। ये धमकी इंतहाई खौफनाक थी और इसने पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज़ में शदीद तशवीश पैदा कर दी। स्कूल्स के गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और पुलिस ने बस रूट्स पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। ज़ोडिएक अब खुलेआम बच्चों को निशाना बनाने की धमकियां दे रहा था। इस खत के बाद ज़ोडिएक ने मजीद कई खतूत और कार्ड्स भेजे। उसने नए साइफर्स भी भेजे, जिनमें से एक Z340 के नाम से मशहूर साइफर 51 साल बाद 2020 में प्राइवेट सिटीजन्स की एक इंटरनेशनल टीम ने डिकोड किया। लेकिन उस साइफर में भी कोई ऐसी अहम मालूमात नहीं थी जिससे कातिल की शनाख्त हो सके। उसने सैन फ्रांसिस्को के मशहूर लॉयर मेल्विन बैली को भी फ़ोन किया और टीवी पर आने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन वो शख्स जो शो पर आया वो ज़ोडिएक नहीं था। वक्त गुजरता गया, ज़ोडिएक के खतूत आते रहे, लेकिन उसके कन्फर्म कत्ल का सिलसिला पॉल स्टाइन के बाद रुक गया।
उसने कुल 5 कत्ल किए थे, जिनकी पुलिस ने तस्दीक की। डेविड फेराडे, बेटी लू जेनसन, डार्लिंग फेरिन, सिसिलिया शेपर्ड और पॉल स्टाइन। अगरचे उसने अपने खतूत में 37 कत्ल करने का दावा किया था, लेकिन पुलिस इस दावे को कभी साबित नहीं कर सकी। सालों तक पुलिस डिपार्टमेंट्स, FBI और अनगिनत एमेचर स्लूट्स जोडियक किलर की पहेली को हल करने की कोशिश करते रहे। कई सस्पेक्ट के नाम सामने आए। सबसे मशहूर सस्पेक्ट आर्थर ली एलन था, जिसके खिलाफ कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, लेकिन DNA और हैंडराइटिंग एनालिसिस से उसके जोडियक होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एलन 1992 में मर गया और उसके साथ ही शायद जोडियक का राज भी दफन हो गया। 2004 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट ने जोडियक केस को इनएक्टिव करार दे दिया, अगरचे इसे 2007 में दोबारा खोल दिया गया। केस अभी भी ऑफिशियली ओपन है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके हल होने की उम्मीद कम होती जा रही है। कुछ साल पहले केस ब्रेकर्स नाम की एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने दावा किया कि उन्होंने जोडियक किलर की शनाख्त कर ली है और वो गैरी फ्रांसिस पोस्ट नाम का एक शख्स है जो 2018 में मर चुका है। उन्होंने कुछ DNA एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल लिंक्स का हवाला दिया, लेकिन FBI और लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस दावे की तस्दीक नहीं की है और उनका कहना है कि केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। तो जोडियक किलर कौन था? क्या वो आर्थर ली एलन था, या गैरी फ्रांसिस पोस्ट, या कोई और जिसका नाम कभी सामने ही नहीं आया? ये सवाल आज भी एक राज है। जोडियक ने अपने पीछे सिर्फ कत्ल और खौफ नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री भी छोड़ी है जिसने लोगों को हमेशा से फैसिनेट किया है। उसके साइफर्स, उसके खतूत, उसका अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम और उसका पुलिस को खुलेआम चैलेंज करना, ये सब चीज़ें उसे तारीख के सबसे अनोखे और पुरअसरार सीरियल किलर्स में से एक बनाती हैं। शायद हम कभी ना जान सकें कि जोडियक कौन था, शायद वो अपने राज अपने साथ ही लेके आ, लेकिन उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंसानी फितरत में तारीकी कितनी गहरी हो सकती है और खौफ का साया कितना लंबा हो सकता है। जोडियक किलर आज भी अमेरिका के मोस्ट वांटेड अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है, एक ऐसी पहेली जो शायद कभी हल ना हो। तो ये थी दास्तान जोडियक किलर की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपने वक्त में पूरे कैलिफोर्निया को अपनी दहशत से लर्जा दिया और आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है हमजा फ्रॉम डार्क पर यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। हर जुर्म अपने पीछे कुछ निशानात छोड़ जाता है और हर मुजरिम अपनी कहानी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त की गर्द में धुंधली पड़ जाती हैं और कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जो कानून की गिरफ्त से हमेशा के लिए बच निकलते हैं। जोडियक उन्हीं में से एक था। इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है। आपको ये बताना है कि हमारे गिर्द ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके चेहरों पर मासूमियत का नकाब होता है, लेकिन उनके अंदर एक वहशी दरिंदा छुपा होता है। हमेशा होशियार रहें, अपने गिर्दो पेश पर नजर रखें और अगर आपको कोई भी मशकूक चीज नजर आए तो फौरन कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला दें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी बड़ी अनहोनी को रोक सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमजा फ्रॉम डार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अपने होस्ट हमजा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।